गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि सिंगल पॉइंट से होकर वन लाइन पास हो सकती है। तो आपको मैंने बताया था कि सिंगल पॉइंट से होकर आप एक्सपेरिमेंटल खुद भी देख सकते हैं, से एक पॉइंट ले सकते हैं, उस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है कि सिंगल लाइन वन लाइन पास हो सकती है, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट से होकर के ये कहता है इनफाइनाइट पास हो सकती हैं, जबकि आप जानते हैं कि नहीं, दो पॉइंट से होकर के एक सिंगल लाइन पास हो सकती है। और आपने यूक्लिड के पास्चुलेट में भी पढ़ा है। देखिए एग्जिम में लिखा हुआ है, एग्जिम 5.1 आप देख रहे हैं यहाँ, ये गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेज थ्रू देम। दो पॉइंट से होकर के सिंगल लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से होकर के, याद रख लीजिए, किसी एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। दो पॉइंट से होकर के, दो पॉइंट जैसे ये दो पॉइंट हैं पी क्यू, इनसे होकर के एक लाइन जाएगी, दूसरी इन दोनों पॉइंट से होकर के नहीं जाएगी, यहाँ से जाएगी तो वो यहाँ से पी से पास नहीं होगी, यही लाइन जाएगी। अच्छा, तो दोनों ये फॉल्स हुए। फिर देखते हैं थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। ये बात ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन दोनों साइड में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती है। ये आप यूक्लिड के सेकंड पास्चुलेट में देखते हैं। देखिए यूक्लिड का पास्चुलेट नंबर 2 दिखा रहा हूँ मैं आपको। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, और इसमें भी बोला गया है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। तो इसका मतलब थर्ड ट्रू हो गया। फोर्थ है, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो दो सर्किल अगर इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब है वो कोइंसिडेंट हैं, बिल्कुल इक्वल एरिया को कवर किए हुए हैं दोनों सर्किल। तो जब इक्वल एरिया को वहाँ कवर किए हुए हैं तो उनकी जो सर्कमफरेंस है वो भी इक्वल होगी, उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी ट्रू है। इसमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं आपको। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो जहाँ रीजन है देने का वहाँ दे दीजिए। और इन फिगर 5, ये फिगर है, देखिए ये फिगर है, क्या है ये, कि ए बी इक्वल टू पी क्यू लिखा हुआ है। ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। पी क्यू किसके, एक्स वाई के इक्वल है। तो देखिए आपने यूक्लिड की एग्जिम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, दो थिंग्स सेम थिंग के इक्वल हों, दे आर इक्वल टू वन अनदर। अगर टू थिंग्स सेम थिंग के इक्वल हों तो वो इक्वल टू वन अनदर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और यहाँ क्या कंडीशन देख रहे हैं कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है। तो सेम थिंग पी क्यू के इक्वल, दोनों ये चीज़ें इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो यूक्लिड की फर्स्ट एग्जिम से ये ट्रू हुआ। ठीक है, तो विद रीजन ये चीज़ें आ गई। और आंसर शीट देखते हैं इसकी। ये देखिए
फर्स्ट में दिया हुआ है कैन बी सीन विजुअली बाय द स्टूडेंट। चलिए ये तो वो ये है कि आप देख सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, सर्किल का दिया हुआ है फर्स्ट एक्जिम ऑफ यूक्लिड, रीजन में दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्जिम है यूक्लिड की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए डेफिनेशन दीजिए इनकी। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, स्क्वायर, इन सब की डेफिनेशन के लिए कहा गया है। तो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ इन सब की, तो आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहीं उन पर टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा उनको फिर लिखना, एक बार लिख ली और फिर दोबारा लिखोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, बस वहीं टिक कर लेना तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जो डेफिनेशंस हैं वो उनको टिक कर लेना। अच्छा नंबर 3 में देखिए, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच बिटवीन ए एंड बी, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एक थर्ड पॉइंट सी है कोई। अच्छा ये कहता है थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्टेंस में है। ये कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम लाइन पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 3 पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये होगा। देखिए ये 2 पॉइंट हैं ए बी, इनके बीच में कोई पॉइंट है सी, कहीं पर भी है वो सी पॉइंट। अच्छा एक ये है ए बी, 2 पॉइंट हैं और ये सी पॉइंट यहाँ पर है, उनसे अलग, लाइन से अलग है। ये लाइन पर ही है, ये लाइन से अलग है। तो ये 2 एक्सिम दे रखी हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो यहाँ अनडिफाइंड टर्म कौन कौन सी हैं? इसमें अनडिफाइंड टर्म जो आप देख रहे हैं, देखिए पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट और लाइन, ये अनडिफाइंड टर्म में आती हैं। पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट और लाइन, 2 तो पॉइंट ही हो गए, पॉइंट है या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट है, तो एक तो पॉइंट है और लाइन है, ये अनडिफाइंड टर्म में आ गए इसमें। अच्छा दीज टू पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में? तो समझ गए, 1 ट्रू फॉल्स का था और सेकंड में डेफिनेशंस जो आपको टिक लगानी है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आप लिख लेंगे। थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में लिखा हुआ है यस। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी हैं, एक पॉइंट सी है जो उनके बीच में लाई करता है, और दूसरी पोस्टुलेट कहती है कि 3 पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ शो भी कर रखे हैं, आप देखें। यस दीज टू पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड लाइन। मैंने बताया इसमें ही है, पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है और लाइन है। दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दीज पोस्टुलेट डू नॉट अपोज ईच अदर। ये कंसिस्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये एक दूसरे का अपोज नहीं करते। दे हैव 2 डिफरेंट सिचुएशंस, वो 2 डिफरेंट सिचुएशन को बताती हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये भाई इसमें सी पॉइंट बीच में है और ये सी पॉइंट अलग है लाइन से, तो ये एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। तो ये वेल डिफाइंड है दोनों चीज़ें, ये अलग है कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, 2 डिफरेंट सिचुएशन है, इसीलिए इसको कंसिस्टेंट कहेंगे हम। अच्छा दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, पूछा गया है उसमें क्या यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? तो यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती हैं, हमें लिखना है, क्योंकि हम ऐसा कोई यूक्लिड का पोस्टुलेट नहीं देखते हैं जो इसमें दोनों चीज़ दे रखी हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं लेकिन डिफरेंट सिचुएशन को बताती हैं, एक दूसरे का अपोज बिल्कुल नहीं करती हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट कही जाएंगी। जहाँ तक अनडिफाइंड टर्म की बात है तो इसमें पॉइंट और लाइन ये अनडिफाइंड टर्म है,
क्लियर स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद लगाइएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करना नहीं है, 2 के जो डेफिनेशंस आप पहले लिख चुके हैं उन्हीं को टिक कर लेना, वो हो जाएगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। कोई पॉइंट सी ए और बी पॉइंट के बीच में है कि ए सी इक्वल टू बी सी इस तरीके से है, तब प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। अच्छा इसको एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखिए फिगर बड़ी ही आसान है इसकी, ये है, ये कोई आपकी ए बी 2 पॉइंट हैं और सी पॉइंट इस तरीके से है इनके बीच में कि गिवन ए सी इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। अब ए सी इक्वल टू हाफ ए बी लिखना है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ए सी जो है ऐड कर दीजिए। तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, या ए सी प्लस बी सी लिख दीजिए, उसमें कुछ नहीं, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्जिम कौन सी यूज हुई है वो और लिख दीजिए। एक्जिम यूज हुई है यहाँ इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल वी फाइंड इक्वल। ये अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर दिया जाए तो हमें फिर से इक्वल मिल जाता है, ये यहाँ एक्जिम यूज हो गई है। तो ए सी और ए सी 2AC इक्वल टू ए सी प्लस बी सी कितना हुआ, ए बी के। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम फिगर, फिगर में देख करके पता लग गया हमें। तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, प्रूव्ड। तो देख रहे हैं बड़ा ही सिंपल प्रूव है, लेकिन एक्जिम को लिख देना है कि जो एक्जिम यूज हुई है इफ़ इक्वल इज एडेड टू इक्वल वी फाइंड इक्वल। तो ए सी दोनों साइड में ऐड करा, ए सी प्लस ए सी, तो ए सी प्लस बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी तो दिया ही हुआ है, ए सी ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ए सी और ए सी 2AC, और ए सी बी सी फिगर में देख लिया कि ए सी प्लस बी सी मिल करके ए बी हो गया पूरा, और ए बी यहाँ लिख दिया, फ्रॉम फिगर आगे लिख दो। तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये 2 इधर चला जाएगा, हाफ ए बी। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि एवरी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव करना है। तो हमने मान लिया लेट लाइन सेगमेंट ए बी हैज 2 मिड पॉइंट्स, 2 मिड पॉइंट्स हैं इसके, कौन से, C एंड D। तो देयरफॉर AC इक्वल टू हाफ ए बी। अभी अभी क्या किया था, 4th क्वेश्चन में प्रूव करा था हमने AC इक्वल टू हाफ ए बी किया था ना, AC इक्वल टू हाफ ए बी देख रहे हैं ये, तो उसको यूज कर सकते हैं। AC इक्वल टू हाफ ए बी, ये तो फर्स्ट, और हाँ AD इक्वल टू हाफ ए बी, ये सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AC इक्वल टू AD। कौन सी एक्जिम यूज हो रही है इसमें, देखिए इफ एक्जिम जो यूज हुई है, इफ टू थिंग्स आर
इक्वल टू द सेम थिंग, अगर टू थिंग्स सेम थिंग के इक्वल हैं, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, दे आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये चीज़ यूज हुई है। तो ये दोनों AC हाफ AB के बराबर, AD हाफ AB के बराबर। तो देखें आप, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपने मान लिया कि जो लाइन सेगमेंट AB है उसके दो मिड पॉइंट हैं, एक C एक D। तो अगर C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू हाफ AB, और D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू हाफ AB। अब AC इक्वल टू AD हो गया इससे, क्योंकि अगर टू थिंग्स के इक्वल। अब ये AC इक्वल टू AD, तो ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट C and D, पॉइंट C and D आर सेम। C और D सेम पॉइंट हो, डिफरेंट पॉइंट नहीं हो। दैट इज, लिख सकते हैं, एक वर्ड आता है कॉन्ट्राडिक्ट, वो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट वर्ड आता है। कोइंसिडेंट मतलब वहीं एक दूसरे के ऊपर ही होंगे वो पॉइंट, अलग अलग नहीं होंगे। दैट इज कोइंसिडेंट। तो पॉसिबल जब ही है ये, जबकि C और D पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे, दैट इज सेम पॉइंट होंगे। कोइंसिडेंट नहीं भी याद रहता है, सेम वर्ड याद रहेगा कि C और D दोनों पॉइंट अगर सेम हैं तभी ऐसा संभव है कि AC इक्वल टू AD। तो अब जब AC इक्वल टू AD हो गया, C और D सेम पॉइंट हो गए, तो हैंस एवरी लाइन, अच्छा, तो हमने क्या लेट किया था, दो पॉइंट हैं तो दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, क्योंकि वो जो हमने लेट किया था वो भी गलत हो गया। C और D दो मिड पॉइंट, ये गलत हो गया ना। कि देखिए, ये जब ही संभव है AC इक्वल टू AD, तब ये C और D पॉइंट सेम हो जाए, और जब C और D पॉइंट सेम हो गए तो C और D वहाँ डिफरेंट लेट किए थे और यहाँ सेम आ गए। तो एवरी लाइन सेगमेंट है वन एंड ओनली, तो वो जो टू मिड पॉइंट थे वो भी बात गलत हो गई, एक ही मिड पॉइंट रह गया। एवरी लाइन सेगमेंट है वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो देख लें आप सॉल्यूशन को, एक्जिम लिखना ज़रूरी है इसमें, सॉल्यूशन में ज़रूर लिखेंगे एक्जिम को। तो देख लें, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फिगर दे रखी है, साथ में दिया है AC इक्वल टू BD और प्रूव कर रहा है AB इक्वल टू CD। तो अब आप देखें कि AC इक्वल टू BD ये है गिवन हमें, और AC में से BC माइनस करें और BD में से भी BC माइनस करें। एक्जिम कौन सी यूज हो गई? इफ इक्वल इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल वी फाइंड इक्वल। अगर इक्वल सबट्रैक्ट की जाती है इक्वल से तो हमें फिर से इक्वल मिल जाता है। क्लियर है? तो दोनों तरफ से हमने BC को माइनस कर दिया, AC में से भी और BD में से भी। अब AC माइनस BC क्या आया? AB आ गया। AB इक्वल टू BD।
वो बी डी में से बी क्या माइनस कर दिया, बी सी, तो सी डी आ गया। तो ये ए बी इक्वल टू सी डी कहाँ से आ गया, फिगर से, प्रूव्ड। तो बड़ा इजी है, सारे प्रूफ आसान से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एक्जिम लिखिए, किस एक्जिम को आपने यूज किया है, क्लियर है ना। तो ए सी माइनस बी सी, ए सी में से जब बी सी माइनस करेंगे तो देखो ये ए बी बचेगा, बी सी तो माइनस हो गया, ए सी में से ये बी सी माइनस हो गया तो ए बी बचा। ऐसे ही बी डी में से ये बी सी माइनस हो गया तो सी डी बचा, इतना पार्ट। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, ए बी इक्वल टू सी डी फ्रॉम फिगर। और बस हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वाई इज एक्जिम नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्जिम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रुथ। क्यों ये यूनिवर्सल ट्रुथ मानी गई है। एक्जिम नंबर 5, एक्जिम नंबर 5 है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक्जिम नंबर 5 है ये। इसमें देखिए पास्टुलेट का, अब इसमें तो एक्जिम नंबर 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक्जिम आएगी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो नेम से ही आएगा उसमें। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना जाता है इसको। तो देखिए एक्जिम पास्टुलेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक्जिम 5 की बात हो रही है, एक्जिम 5 इज क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये उसने कहा क्यों यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट we know that this, know that it लिखो बेटा, this के we know that it our daily life, it in our daily life, we know that it in our daily life, so it is universal truth, universal truth। There is no need to prove it, इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है और वो ऑलरेडी प्रूव्ड माने जाते हैं। एक्जिम नंबर 5 है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो उसने पूछा है ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। हम इसको डेली लाइफ में जानते हैं। आप देखें कि एक रोटी अगर देखें तो वो आधी, तिहाई, चौथाई जितनी भी रोटी आप तोड़ेंगे उससे वो बड़ी है। तो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकली जानते हैं इसको, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये इसको प्रूव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आप आंसर उसमें दे सकते हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, ये आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें नोट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।